प्रश्न नंबर 1, कहानी का अर्थ स्पष्ट कीजिए और उसके इतिहास पर प्रकाश डालिए। तो कहानी क्या है और उसका क्या अर्थ है, उसको स्पष्ट करना है। फिर उसके बाद जो उसका इतिहास है कि कहानी कब से शुरू हुई है और उसके बारे में लोग कब से जानना शुरू किए हैं, तो ये सारा जो इतिहास है और आज तक का जिस समय में जो कहानी की स्थिति है वो सब कुछ हमें बताना है, तो उसका इतिहास हमें बताना है। किसी भी घटना, कोई भी ऐसी घटना, कहानी जिसे हम बताते हैं, जब भी हम कोई बात होती है, घटना होती है, सिचुएशन होती है, जब उसको हम सुनाते हैं, बताते हैं, तो कहानी बोलकर हम बताते हैं। तो वो कोई घटना ही होती है या फिर कोई पात्र ही होता है या कोई समस्या होती है। इसी का क्रमबद्ध, यानी कि आप सीक्वेंस में सारी चीज़ें बताएं जब, तो वो उसका वर्णन जो है वो कहानी कहलाता है। जिसमें परिवेश हो, परिवेश यानी माहौल हो, जो आसपास कैसा माहौल बना हुआ है। कथा का क्रमिक विकास हो, यानी जो कहानी है उसको क्रम से आप आगे बढ़ाएं। ये नहीं कि आप यहाँ का एक सीन सुनाए फिर आगे बहुत आगे का एक सीन सुना दें। जो चीज़ें क्रम से हुई हैं, एक के बाद एक जो भी चीज़ घटित हुई है उसको बताना, तथा कथा में चरम उत्कर्ष का बिंदु हो और फिर उसके बाद आखिर तक उसके चरम उत्कर्ष पर पहुंचना, उस बिंदु का होना, उसे कहानी कहा जाता है। कहानी का जो इतिहास है वो उतना ही पुराना है जितना पुराना मानव इतिहास है। यानी जितना ही इतिहास पुराना मानव का है उतने ही पुराना इतिहास जो है ये कहानी का भी है। कहानी जो है मानव स्वभाव की प्रकृति का हिस्सा है, यानी वो इंसान के साथ जुड़ी हुई है, वो प्रकृति का ही एक हिस्सा है। कहानी कहने की आदिम कला का धीरे धीरे विकास हुआ। अब जब ये इतनी ही पुरानी कला है तो ये भी जिस तरीके से मानव का विकास हुआ है, पहले वो कैसे रहता था, रहना सहना खाना पीना कैसे था, आज के टाइम में वो कितना ज़्यादा आगे निकल चुका है। उसी तरीके से जो कहानी है वो भी पहले कुछ और हुआ करती थी, आज जो है उसके जो रूप स्वरूप है उसमें बदलाव आ गए हैं और कितनी अपडेटेड है वो। तो आदिम कला का धीरे धीरे विकास हुआ। फिर आदिम समय में भी कथावाचक यानी कहानी सुनाने वाले जो है वो कहानी सुनाते थे और कहानी सुनाते सुनाते उसमें कल्पना का समावेश होने लगता था। कहानी शुरू से ही लोग ये जानते हैं कि कहानी जो है सिर्फ कल्पना की चीज़ होती है, यानी आपने खुद से वो चीज़ें बनाई हैं जिसे आप कहानी के रूप में सुना रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे हमारे साहित्य में ऐसे लेखक आए जिन्होंने इन सब चीज़ों को अपडेट किया। जैसे कि हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत ये बोला जाता है कि जब प्रेमचंद ने लिखना शुरू किया तो समाज का असली चेहरा वो सामने लाने लगे और उसके बाद से कहानी में असलियतें सामने आने लगी और वही लिखा जाने लगा। प्रश्न नंबर 2, कहानी के तत्व लिखिए। तत्व क्या होते हैं? स्टेप, यानी कि किस तरीके से कहानी जो लिखी जाती है उसके स्टेप, और साथ ही वही उसकी विशेषता भी बनते हैं कि जब आप वो सारे तत्व उसमें शामिल होंगे तभी हम उसको प्रॉपर एक कहानी बोलेंगे, तो वो उसकी विशेषता भी होगी। और आप बोल सकते हैं जिस तरीके से किसी भी पकवान को बनाने के लिए आपको इंग्रेडिएंट लगते हैं, वैसे ही कहानी को लिखने के लिए आपको बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो कहानी के तत्व हैं, पहला है कथानक, फिर द्वंद्व होना चाहिए, फिर देश काल और वातावरण होना चाहिए, फिर पात्र और चरित्र चित्रण होना चाहिए, फिर संवाद होना चाहिए, फिर चरमोत्कर्ष होना चाहिए, फिर भाषा शैली होनी चाहिए, फिर उद्देश्य। ये सभी तत्व जो है कहानी की रचना प्रक्रिया के आवश्यक तत्व माने जाते हैं, जो कि पाठ को पढ़ते हुए हमने ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझा है। आप इसे क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ने से पहले पार्ट को बहुत अच्छे से पहले समझ ले, जो कि ऑलरेडी आपको चैनल पर मौजूद मिलेगी। तो आप टर्म 2 के जो हिंदी इलेक्टिव सेक्शन में जाए, प्लेलिस्ट में जाए और वहाँ पे आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, प्राचीन काल में मौखिक कहानियाँ क्यों प्रसिद्ध हुई थी? प्राचीन काल में यानी पुराने समय की जब बात है तो वहाँ पर सिर्फ मौखिक कहानियाँ हुआ करती थी, यानी जो मुंह से सुना दी जाए, बस लिखित रूप में कुछ भी नहीं था। तो जितना हमने शुरू में ही पढ़ा है कि जितना पुराना इतिहास मानव का है उतना ही पुराना इतिहास जो है कहानी का है। तो जिस तरीके से लोग पहले अपडेट नहीं थे वैसे कहानी भी अपडेट नहीं थी। तो कहानी कहाँ तक सीमित थी? मौखिक रूप में ही सीमित थी। बाद में धीरे धीरे अपडेट होती गई, फिर वो लिखित रूप में भी सामने आ गई हमारे पास। तो वो मौखिक रूप का जो है क्या, कहानी की जो परंपरा है बहुत पुरानी है। मौखिक कहानी से ही कहानी कहना आदि मानव ने शुरू किया होगा। क्योंकि आप सभी ने सुना है कि बच्चे बताते हैं कि उनको अपने दादा दादी या नाना नानी से ही कहानियाँ सुनने को मिली है, जो कि भारतीय परंपरा के अनुसार है कि ज़्यादातर जो कहानियाँ जो है वो दादा दादी और नाना नानी से ही जुड़ी हैं, जो बच्चों को सुनाते हैं और बच्चे उसी से इम्प्रेस होते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। प्राचीन काल में मौखिक जो कहानियाँ हैं उनकी लोकप्रियता इसलिए थी क्योंकि यह संचार का बड़ा माध्यम थी। यानी कहानियाँ पहले इतनी क्यों लोकप्रिय थी, क्यों इतनी प्रसिद्ध थी, लोग उन्हें क्यों पसंद करते थे ना, क्योंकि ये संचार का
बड़ा माध्यम थी। संचार क्या होता है? जब किसी एक चीज को दूसरी जगह तक पहुंचा सके। इस कारण से धर्म प्रचारकों ने भी अपने सिद्धांत और विचार जो है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए कहानी का सहारा लिया। तो क्या था उस वक्त संचार के ये जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम आज हम देख रहे हैं ये तो हुआ नहीं करते थे। तो जितने भी धर्म प्रचारक हैं, ये जो धर्म के बारे में बताने वाले लोग होते हैं, वो अपने सारे सिद्धांत और विचार जो है लोगों तक पहुंचाने के लिए कहानी का सहारा लेते थे। शिक्षा देने के लिए भी कहानी की ही विधा का प्रयोग किया जाता था और पंचतंत्र की कहानियां लिखी गई जो संसार में बहुत ही प्रसिद्ध है। और इसी कारण से जो कहानियां हैं उसका इतिहास बहुत पुराना है, क्योंकि इसका इतिहास इस तरीके से पुराना है कि कहानियां सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होता, एंजॉय करने के लिए नहीं होता, बल्कि जब पुराने समय में ये संचार का माध्यम हुआ करती थी जहाँ धर्म प्रचारक जो है वो अपने सिद्धांतों को लोगों तक पहुंचाने के लिए, आप देखेंगे पंचतंत्र की कहानियों में हमें लास्ट में मोराल बताया जाता है, हमें की कहानी से क्या शिक्षा मिली। तो ये क्या है, कहानी जो है इन सबका जरिया बनती थी लोगों को नैतिक मूल्य सिखाने के। प्रश्न नंबर 4, कहानी लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहला कि कहानी का जो आरंभ है यानी शुरुआत जो है वो आकर्षक होना चाहिए, जिससे कि आप कहानी की 1-2 लाइन पढ़ें तो ही जो पढ़ने वाला व्यक्ति है वो अट्रैक्ट हो जाए, उसे लगे कि कुछ अच्छा है इसमें। तो उसका आरंभ जो है बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि पाठक का मन उसमें पूरी तरह रम जाए, यानी वो उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर दे, क्योंकि पाठक तभी आपकी आगे की कहानी को पढ़ेगा जब उसको शुरुआती दौर जो है उसका अच्छा लग जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि उसका आरंभ जो है आकर्षक होना चाहिए। आप जो है इस तरीके से हेडलाइन इसको अंडरलाइन कर करके ही अपने आंसर लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपके आंसर जो है ज़्यादा सुंदर लगेंगे। और स्टेप में ही लिखना, पॉइंट्स में ही लिखना, और ये जो मेन पॉइंट्स हैं इनको अंडरलाइन कर देना। कहानी में जो विभिन्न घटनाएं हैं और प्रसंग उनको संतुलित विस्तार देना चाहिए, यानी कि ये नहीं कि आप एक घटना का वर्णन कर रहे हैं फिर दूसरा कोई प्रसंग शुरू कर दें और इसके पीछे ये छूट जाए और ये आगे बढ़ता रहे। सबको संतुलन में बना के रखना है, सबको विस्तार देना है। किसी भी प्रसंग को ना तो संक्षिप्त लिख जाए और ना ही अनावश्यक रूप से विस्तृत किया जाए। ऐसा नहीं है कि कोई घटना आपने छोटी ही रख दी और छोड़ भी दी, और किसी प्रसंग को आपने बहुत बड़ा चढ़ा के लिख दिया, बहुत इंटरेस्टिंग लिख दिया, लेकिन एक प्रसंग आपने कई बार फिल्में देखी होंगी, नाटक देखे होंगे, आपको बाद में फील होता है कि हाँ वो चीज़ तो इन्होंने क्लियर की ही नहीं कि उसके साथ क्या हुआ फिर। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इससे जो है कहानी फिर लोग जो है उसको डिनाई करने लगते हैं। तीसरा पॉइंट है कि कहानी की जो भाषा है वो सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, स्वाभाविक होनी चाहिए, उसमें कठिन शब्द और लंबे वाक्य नहीं होने चाहिए। प्रश्न नंबर 1, कहानी किसे कहते हैं? गद्य साहित्य की, गद्य जिसमें आप ये कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक, कहानी, नाटक एकांकी, संस्मरण, आत्मकथा, ये सब क्या है? ये गद्य है। गद्य साहित्य की सबसे जो पुरानी और प्रसिद्ध विधाओं में कहानी है प्रथम पायदान पर है, यानी फर्स्ट स्टेप पर जो है कहानी रखी जाती है। यह जनजीवन से यानी आम जीवन से संबंधित सबसे प्राचीनतम विधा है। कहानी का जो उद्देश्य है वो उपदेश देना है, शिक्षा देना है, मनोरंजन भी करना है। कहानी में जो कथा वस्तु होती है, जैसे जैसे घटनाओं को आगे बढ़ाया जाता है उसकी रोचकता भी बढ़ती जाती है। आज कहानी जो है मानवीय संवेदनाओं व सामाजिक समस्याओं का दर्पण बन गई है, यानी कि समाज में क्या क्या समस्याएं हैं वो उसका दर्पण बन गई। दर्पण यानी जिस तरीके से आप शीशे में देखेंगे तो आपका चेहरा नजर आएगा, जो आप जैसे हैं वैसे आपको दिखाएगा। तो समाज जो है वो जैसा है हमें साहित्य के माध्यम से ही पता लगता है। उदाहरण के तौर पर चंद्रकांता, तेनालीरामन और पंचतंत्र आदि जो है कालजयी कहानियां हैं। तो ये एक बहुत सबसे बड़ी कहानियां हैं जो जिनका बहुत नाम है, बहुत प्रसिद्ध है वो, तो ये इसका उदाहरण बन जाती हैं। प्रश्न नंबर 2, कहानी में कथा वस्तु की जो भूमिका है कितनी महत्वपूर्ण है? यानी जो अभी हमने पिछले प्रश्नों में पढ़ा है कि जो इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं कहानी को लिखने के लिए वो कौन कौन से थे, जिसमें पहले ही नंबर पे बताया गया कथा वस्तु होना बहुत जरूरी है। तो कथा वस्तु कितनी इंपॉर्टेंट है किसी भी कहानी के लिए? कथा वस्तु के बिना जो कहानी है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कथा वस्तु जीवन की भिन्न दशाओं और क्षेत्रों से ग्रहण की जाती है। इसके स्रोत हैं पुराण, इतिहास, राजनीति, समाज आदि। कथा वस्तु जो है कहानी को रोचकता प्रदान करती है। अच्छी कथा वस्तु ही कहानी का आधार स्तंभ है, यानी कि आपके कहानी का टॉपिक क्या है, विषय क्या है जिसे आप लिख। आप मान लीजिए आपकी कहानी का विषय है कि समाज में फैली हुई बुराइयां, कि किस तरीके से समाज में स्त्री को इग्नोर किया जाता है, उसकी कोई स्थिति
सामान्य स्थिति नहीं है, पुरुषों से जो है उसको कमतर ही आंका जाता है। तो ये एक विषय है। अब आप इसी को इलेबोरेट करेंगे और समाज में देख रहे हैं उसको हर एक सीन को यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। तो ये आपकी कहानी की कथा वस्तु हो गई। कथा वस्तु घटनाओं के आधार पर पात्रों को बांधती है और पात्रों के मनोभावों यानी जो उनके उनके इमोशंस होते हैं उसको दर्शाने वाली कथा वस्तु की सर्वव्यापकता यानी वो कितने बड़े लेवल पर लोगों को जो है उसको झुटलाया नहीं जा सकता है, उसको लोग जो है फील कर पाते हैं। कहानियों में क्या होता है, आप फिल्में देखते हैं, नाटक देखते हैं, कहानियाँ देखते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, रियलिटी बेस्ड जो होते हैं आप देखेंगे कि आप उससे कनेक्ट कर पाते हैं। जब उसमें कोई स्टोरी लाइन ऐसी आ रही होती है आपको लगता है नहीं ये मेरी लाइफ से कनेक्ट है, ऐसा तो कुछ मेरे साथ भी हो चुका है। तो इस तरीके से जो उसकी सर्वव्यापकता है, अगर आप ऐसी स्टोरी लेकर चल रहे हैं तो उसको झुटलाया नहीं जा सकता और इस तरीके से लोग जो है उससे कनेक्ट कर पाते हैं। और इस तरीके से कथा वस्तु जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या कहानी की कथा वस्तु रखने वाले हैं। प्रश्न नंबर 3, कहानी के तत्वों का विश्लेषण कीजिए। जो कहानी के जो तत्व हमने पढ़े थे अभी पिछले प्रश्नों में उसका हमें विश्लेषण करना है। रोचकता, प्रभाव तथा वक्ता यानी बोलने वाला एवं श्रोता यानी सुनने वाला या कहानीकार जो है एवं पाठक के बीच में यथोचित यानी कि जो सही संबद्धता है वो बनाए रखने के लिए यानी कि कहानी बनाने वाला, लिखने वाला, सुनाने वाला और सुनने वाले के बीच में कनेक्ट अच्छा बन पाए उसके लिए सभी प्रकार की कहानियों में निम्नलिखित तत्व बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जैसे कि कथावस्तु, पात्र, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, संवाद, देशकाल, वातावरण, भाषा शैली तथा उद्देश्य। तो ये जो है जरूरी इसके तत्व हैं। कहानी के जो ढांचे हैं उसको कथावस्तु अथवा कथानक कहा जाता है। जो कहानी का ढांचा है, जैसा कि अभी हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा है कि कथा वस्तु क्या होती है, कि मेन टॉपिक क्या है आपकी कहानी का, तो वो कथा वस्तु जो है आपकी कहानी का ढांचा होती है अथवा कथानक जिसे कहा जाता है। प्रत्येक कहानी जो है उसके लिए कथा वस्तु का होना बहुत जरूरी है। इसके अभाव में यानी अगर ये नहीं होगा तो कहानी की रचना कल्पना भी नहीं की जा सकती। दूसरा पॉइंट है कि कहानी का जो संचालन है उसके पात्रों के द्वारा ही होता है। अब यहाँ पे हमने ये जितने भी पढ़े हैं पॉइंट्स कि ये जरूरी तत्व हैं इसके, इन सबको एक एक करके हम इलेबोरेट कर रहे हैं। कथा वस्तु जो है कितनी जरूरी है, तो इसलिए इसके साथ ही विश्लेषण होगा कि कथा वस्तु कितने इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद पात्र, चरित्र चित्रण, एक एक करके सब। तो पात्रों के बारे में बताया जा रहा है कि कहानी का जो संचालन है यानी कहानी चलती किसकी वजह से, पात्रों के द्वारा ही, तथा पात्रों के जो गुण दोष हैं उनका चरित्र चित्रण करके कहा जाता है और चरित्र चित्रण से विभिन्न चरित्रों में स्वाभाविकता उत्पन्न की जाती है। इस तरीके से वो नेचुरल लग सके। तो कहानी में जो आप कैरेक्टर प्ले करवा रहे होते हैं, कैरेक्टर प्ले करने के साथ ही जो है वो ओरिजिनल लगे और स्वाभाविकता उसमें नजर आए, वो प्ले के साथ ही समझ में आता है। तो तीसरा पॉइंट है संवाद। संवाद जो है कहानी का प्रमुख अंग होते हैं यानी डायलॉग्स जो है आपके, इनके द्वारा पात्रों के मानसिक अंतर्द्वंद यानी कि जो कहानी में पात्र है उनके मन में क्या चल रहा है, हम जो सामने वार्तालाप हो रहे हैं उसको तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन कहानी जो लिखित रूप में है उसको हम जो है मन में चलने वाले उनको चीज़ों को जो है सिर्फ लिख सकते हैं, उसको प्रेजेंट जो है प्ले करके ही दिखाया जा सकता है। तो मानसिक अंतर्द्वंद जो है एवं अन्य मनोभावों को प्रकट किया जाता है। तो संवाद जो है उसमें सहायता करते हैं लिखित रूप में दिखाने में कि किसी भी पात्र के मन में क्या चल रहा है। फोर्थ पॉइंट है कहानी में वास्तविकता का पुट देने के लिए देशकाल अथवा वातावरण का प्रयोग किया जाता है, यानी कहानी रियल लगे इसके लिए हम जो माहौल है वो सिचुएशन जो है उसको क्रिएट करते हैं जिससे कि कहानी रियल टच पा सके। अगला है प्रस्तुतिकरण के ढंग में कलात्मकता लाने के लिए उससे अलग अलग भाषा व शैली से सजाया जाता है। अगला पॉइंट है कहानी में केवल मनोरंजन ही नहीं होता बल्कि उसका एक निश्चित उद्देश्य भी होता है, यानी कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि आपको कुछ दिखाने समझाने के लिए भी जो है होती है, तो वो उसका एक उद्देश्य भी होता है। प्रश्न नंबर 4, कहानी लिखते समय किन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। तो कहानी जब लिखी जाती है उसके स्टेप्स है जो हम फॉलो करेंगे, जो हम पढ़ रहे हैं पिछले प्रश्नों से ही, तो उन स्टेप को फॉलो करते हुए जब कहानी लिखी जाती है तो किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। तो पहला है कि दी गई जो रूपरेखा है, जो फॉर्मेट है अथवा जो संकेत हैं उसके आधार पर ही हमें कहानी का विस्तार करना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि कहानी में विभिन्न घटनाएं और प्रसंग को संतुलित विस्तार दें, यानी हर एक घटना और प्रसंग जो है उसको अगर आप एक साथ लेकर चल रहे हैं तो उसको संतुलित विस्तार दें। ऐसा नहीं कि कोई घटना जो है कम इलेबरेट कर दो और कोई कहानी जो है कोई हिस्सा जो है बहुत ज़्यादा आप उसको इलेबरेशन दे दें तो कहानी से अधूरी लगती है, डिसबैलेंस्ड हो जाती है, संतुलन उसको खो चुकी होती है। किसी भी प्रसंग को ना अत्यंत संक्षिप्त लिखें और ना ही अनावश्यक
आकर्षक रूप से विस्तृत रूप दें। तो इस तरीके से यहाँ पर कहानी में ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है, कहानी का जो आरंभ है वो आकर्षक होना चाहिए ताकि पाठक का मन उसे पढ़ने में रम जाए। यानी कि कहानी की जो शुरुआत होती है वो ही अट्रैक्टिव होना चाहिए, जिससे कि शुरू में ही जो है पढ़ने वाला जो है उससे अट्रैक्ट हो जाए और पूरी कहानी पढ़ने लग जाए। अगला पॉइंट है, कहानी की जो भाषा है वो सरल, स्वाभाविक तथा प्रवाहमयी होनी चाहिए। उसमें क्लिष्ट यानी कि कठिन शब्द तथा लंबे वाक्य नहीं होने चाहिए। जाहिर सी बात है कि अगर आप उसमें शब्दों को, कठिन शब्दों को रखेंगे और लंबे लंबे वाक्य रखेंगे, ऐसे शब्द लिखेंगे जिससे कि आम जनता जो है उसे पढ़कर समझ ना पाए, तो फिर कोई फायदा नहीं है। आपका एक निश्चित ही वर्ग होगा जिसको जो आपकी कहानी को पढ़ पाएगा। अगला जो इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि कहानी को उपयुक्त होना चाहिए एवं आकर्षक शीर्षक दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि कहानी का जो अंत है वो सहज, बहुत ही सहज होना चाहिए, ढंग से होना चाहिए। यहाँ ध्यान देने वाली है कि कहानी जो है वो रोचक और स्वाभाविक हो, घटनाओं का पारस्परिक संबंध हो। ऐसा नहीं है कि आप अननेचुरल सी चीज़ें जो है यहाँ पर दिखाने लग जाए, कहानी में बताने लग जाए, जो किसी तरीके से किसी जो स्टोरी लाइन है उससे कनेक्ट ही ना लगे। तो हर एक घटना जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई महसूस होनी चाहिए। भाषा सरल होनी चाहिए, कहानी से कोई ना कोई उपदेश मिलता हो। अंत में कहानी का एक अच्छा सा शीर्षक या नाम भी देना चाहिए। प्रश्न नंबर 5, आधुनिक कहानी लेखन शैली की जो विशेषता है उस पर चर्चा कीजिए। जो आधुनिक यानी जो आज के युग में जो कहानियाँ लिखी जाती है उस लेखन शैली की जो है विशेषता हमें बतानी है। आधुनिक कहानी लेखन शैली की जो निम्नलिखित विशेषता है वो इस प्रकार है कि आज कहानी का जो मुख्य विषय है वो मनुष्य है, देव या दानव नहीं है। पशुओं के लिए भी कहानी में अब कोई जगह नहीं रही है। हाँ, बच्चों के लिए लिखी गई कहानियों में देव, दानव, पशु, पक्षी, मनुष्य सभी आते हैं, लेकिन श्रेष्ठ कहानी उसी को कहते हैं जिसमें मनुष्य के जीवन की कोई समस्या या संवेदना व्यक्त होती हो। आप देखेंगे आजकल बहुत सी कहानियां ऐसी हैं जहां पर रियल लाइफ से कोई समस्या उठाई जाती है। बहुत सारी फिल्में आप ऐसी देखेंगे कि रियल लाइफ सिचुएशंस को उठाई जाती हैं, उस पर फिल्में बनाई जाती हैं और लोग उससे कनेक्ट भी ज़्यादा करते हैं, क्योंकि लोग उससे जब कनेक्ट करते हैं कि हाँ उनकी लाइफ में, जैसे कश्मीर फाइल्स में दिखाया गया जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है, तो जितने भी कश्मीरी पंडितों ने वो सिचुएशन फेस की है वो कितना कनेक्ट हुए हैं वो लोग। तो इसलिए जो आज के टाइम में जो कहानियाँ लिखी जाती हैं वो कैसी लिखी जाती हैं, वो जीवन की कोई समस्या या संवेदना को व्यक्त करने वाली होनी चाहिए। आप देखेंगे कश्मीर फाइल्स में जो कश्मीरी पंडित है उनकी समस्याओं को दिखाया गया है और जो उनकी इमोशंस के साथ खेला गया है वहाँ पर वो बताया गया है। देवी देवताओं, दानवों और पशु पक्षियों का समय अब समाप्त हो गया है। पहले कहानी जो है शिक्षा पर होती थी और मनोरंजन के लिए लिखी जाती थी। आज इन दोनों के स्थान पर कौतूहल यानी कि इंटरेस्ट बना रहे वो चीज़ फॉलो की जाती है। जो कहानी सक्षम हो वही सफल समझी जाती है। फिर भी मनोरंजन आज भी साधारण पाठकों की मांग है। कौतूहल और मनोरंजन से अधिक हम कहानियों में मनुष्य की नई संवेदनाओं की खोज करते हैं। यानी कि अब मनोरंजन से ज़्यादा जो है पाठक कहानियों में ये देखता है कि रियल लाइफ इमोशंस या सिचुएशंस को दिखाया जाए, जिससे कि लोग देखें और जानें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को समझें। आज की कहानियों में भाग्य की अपेक्षा पुरुषार्थ पर अधिक बल दिया जाता है। यानी कि किस्मत का रोना जो है या फिर उस किस्मत बहुत बहुत बलशाली है, इस चीज़ को ना दिखाकर जो पुरुषार्थ है, जो इंसानियत है, मानवता है, उसके पर अधिक बल दिया जाता है। आज का जो मनुष्य है यह जानने लगा है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है। यानी कि जब वो मेहनत करता है तो उसका भाग्य खुद ही बन जाता है और वह किसी के हाथ का खिलौना नहीं है। अतएव आज की कहानियों का आधार जीवन का संघर्ष है। प्राचीन कहानियां जो है उसका उद्देश्य क्या था? रस का परिपाक था। आज की कहानियां जो है उसका लक्ष्य विविध प्रकार के चरित्रों की सृष्टि करना है। व्यक्ति वैचित्र्य दिखाना उसका मुख्य उद्देश्य है। यानी व्यक्ति में की जो अनोखापन है हर एक व्यक्तित्व का, वो दिखाना जो है इसका उद्देश्य बन गया है। यही कारण है कि आज जो कहानियां हैं उसमें चरित्र चित्रण का महत्व अधिक बढ़ गया है। पहले जहां कहानी का लक्ष्य घटनाओं का जमघट लगाना होता था, यानी पहले कहानियों में क्या होता था, बहुत सारी घटनाओं को एक साथ एक ही कहानी में भर दिया जाता था। जमघट कर दे यानी जमावड़ा लगा दिया जाए, भीड़ लगा दी जाए कहानियों में घटनाओं की। वहाँ आज जो घटनाएं हैं उनको महत्व ना देकर मानव मन के किसी एक भाव, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है, एक आम व्यक्ति जो है, वो किसी भी सिचुएशन को कैसे फेस करता है या वो उसको लेकर किस तरीके से सोचता है, तो वो इमोशंस, वो विचार और अनुभूति आप क्या फील करते हैं उसको व्यक्त करने वाली कहानियाँ जो है सामने आने लगी हैं। प्रेमचंद ने इस संबंध में बहुत ही स्पष्ट लिखा है कि कहानी का आधार अब घटना नहीं बल्कि अनुभूति, यानी कि आप क्या फील कर रहे हैं
उस फील पर जो है आपके लिए स्टोरी तैयार की जाती है। प्राचीन कहानी समष्टिवादी थी, समष्टिवादी यानी सबको लेकर चलने वाली, सबके हितों को ध्यान में रखकर लिखी जाती थी। आज की कहानी जो है व्यक्तिवादी है, यानी पर्सनल बेसिस पर आ गई है कहानी। पहले क्या थी, समष्टिवादी थी यानी सबको लेकर चलने वाली, अब ये क्या है, किसी एक पर आकर टिक गई है, जो व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक सत्य पर यानी कि साइकोलॉजिकल व्यू जो है, पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको दिखाता है, उस साइकोलॉजिकल ट्रुथ को दिखाने की कोशिश करता है आजकल की जो स्टोरी है। आप देख ही रहे हैं शहरों का जीवन जो है कितना भागदौड़ वाला है, हर व्यक्ति परेशान अपने जीवन में, हर व्यक्ति किसी न किसी सिचुएशन को फेस कर रहा है, उससे सामना कर रहा है। तो किसी भी व्यक्ति की ऐसी कहानी जो बहुत ही आपको मोटिवेट कर सकती है, उससे संबंधित कहानियाँ तैयार होती हैं, फिल्में तैयार होती हैं, नाटक तैयार होते हैं, सीरियल्स तैयार होते हैं, वेब सीरीज तैयार होती हैं। सबका टॉपिक क्या है, मनोवैज्ञानिक तथ्य है। तो उसका उद्घाटन करती हैं। मनोवैज्ञानिक ने मानव मन के जिन स्तरों की खोज की है, उन स्तरों की गहराई में उतरकर मानवीय सत्य को खोल कर उपस्थित करना आज के कहानीकार का मुख्य लक्ष्य हो गया है। यानी कि आज के कहानीकार जो है वो किसी भी जिन स्तरों की खोज कर रहे हैं, वो उन स्तरों की गहराई में उतरकर मानवीय सत्य यानी इंसान के जीवन की जो सत्य है, यानी कि वो रियल लाइफ कैसी है, उसको ही उसमें उस स्टोरी को वो सामने लाने की कोशिश करते हैं। पहले की अपेक्षा आज की कहानियां जो है वो भाषा की सरलता पर अधिक बल देती हैं, क्योंकि उसका उद्देश्य जीवन की गांठों को खोलना है। अब जो है भाषा की सरलता के साथ साथ कहानी जो है ऐसे विषयों पर बल देती है जहां पर जीवन में जो उलझने हैं वो खोल कर उसको सामने लाया जाता है, जिससे कि हर एक व्यक्ति जो है उस स्टोरी को देखे सुने, और जिसने फेस कर ली है वो तो अपनी लाइफ को आगे बढ़ा चुका है, लेकिन बाकी लोग जो है उससे शिक्षा ले सकें। पुरानी कहानियां अधिकतर सुखांत होती थी, यानी जिसका अंत में खुशी वाला माहौल तैयार कर दिया जाए, किंतु आज की जो कहानियां मनुष्य की दुखांतक यानी उसका अंत जो है दुख के साथ उस कथा को उसकी जीवनगत समस्याओं और अंतहीन संघर्षों को अधिक से अधिक प्रकाशित करती है। रियल लाइफ में तो ऐसा ही होता है, सब कुछ लास्ट में सही नहीं हो जाता, बल्कि उसके साथ एडजस्ट कर लिया जाता है। तो आज जो है उन्हीं कहानियों को दिखाने की कोशिश की जाती है, जहाँ रियल लाइफ में एक्चुअल में लोग जो है उनके जीवन में जो दुख आते हैं या परेशानियाँ आती हैं, जिसका अंत सुख के साथ नहीं होता है, यानी सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए, वो नहीं होता है, बल्कि उसके साथ कैसे एडजस्ट करके लाइफ को आगे बढ़ाई जा रही है वो दिखाया जाता है। तो आप ओवरऑल कह सकते हैं रियल बेस्ड हो गई है कहानियां आज की डेट में। और पहले जो है सबको लेकर, तमाम घटनाओं को लेकर कहानियां तैयार की जाती थी, लेकिन अब तमाम घटनाएं नहीं बल्कि किसी एक घटना को और किसी भी साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर दिखाया जाता है और रियल बेस्ड होता है। तो ये आज की घटनाओं में आधुनिक कहानियों की जो लेखन शैली है वो ये इस प्रकार है। प्रश्न नंबर 6, कहानी लेखन की विधियों का विश्लेषण कीजिए। जो कहानी लिखने की जो विधि है उसका हमें विश्लेषण करना है। पहला पॉइंट है कहानी की जो सहायता है या आधार पर कहानी लिखना। कहानी की सहायता या आधार पर कहानी लिखना, मूल कहानी को ध्यान से पढ़कर कहानी लिखने का अभ्यास किया जाना चाहिए। फिर इसके लिए आवश्यक है कहानी को खूब ध्यान से पढ़ा जाए, फिर उसकी प्रमुख बातों, चरित्रों, घटनाओं को अलग अलग कागज पर संकेत रूप में लिख लेना चाहिए, और फिर अपनी भाषा में मूल कहानी को इस तरह लिखा जाना चाहिए। छात्रों को अग्रांकित बातों को ध्यान में रखना होगा कहानी को लिखने की विधियों का विश्लेषण या फिर लिखने की विधियों के बारे में जानने के लिए, जिसमें से पहला है कहानी का आरंभ जो है आकर्षक होना चाहिए, जो कि हम शुरू से पढ़ रहे हैं। कभी भी कोई भी कहानी लिखी जाए, छोटी हो, बड़ी हो, नॉर्मल हो, टफ हो, कुछ भी हो, उसका जो शुरुआती पार्ट है वो बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए कि कोई भी उस कहानी को अगर पढ़े तो वो तुरंत के तुरंत उस कहानी को जो है उसको आगे पढ़ने का मन बना ले। दूसरा, संवाद छोटे छोटे होने चाहिए, यानी कि आपके जो डायलॉग्स होते हैं वो छोटे छोटे होने चाहिए। तीसरा ये कि कहानी का क्रमिक विकास होना चाहिए, सीक्वेंस में होना चाहिए। चौथा, उसका अंत जो है स्वाभाविक होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, ऐसा अननेचुरल सा सीन नहीं तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट है कि कहानी का जो शीर्षक है वो मूल कहानी का शीर्षक हो। जो नेक्स्ट है कि भाषा सरल और सुबोध यानी जो अच्छे से समझ में आ सके। इनके आधार पर छात्रों से कहानी लिखने का अभ्यास कराया जाना चाहिए। और जो दूसरा पॉइंट है मेन की रूपरेखा यानी जो फॉर्मेट है उसमें जो आपको पॉइंट्स दिए गए हैं उसके सहारे कहानी लिखना सीखना। रूपरेखा या दिए गए संकेतों के आधार पर कहानी लिखना कठिन भी है और सरल भी है। कठिन इसलिए कि संकेत अधूरे होते हैं, और सरल इसलिए कि कहानी के संकेत पहले से दिए रहते हैं।
यानी कि जब आप उनको फॉलो कर रहे होते हैं तो कहानी नेचुरली आगे नहीं बढ़ रही होती है, फिर आप पॉइंट्स पर ध्यान दे रहे होते हैं। तो पॉइंट्स को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि ये चीज़ें कहानी में होनी चाहिए, देन आप नेचुरली जो है उस कहानी को लिखना शुरू करें। तो इसके ये भी फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। यहाँ केवल खाना पूर्ति करनी होती है, यानी कि फिर एक तरीके से आप उसको फॉलो कर रहे होते हो और वो कहानी बस लिखी जा रही होती है, नेचुरली एक कहानी नहीं बन रही होती है। लेकिन इस प्रकार की कहानी लिखने के लिए कल्पना से अधिक काम लेना पड़ता है। ऐसी कहानी लिखने में वे ही छात्र अपनी क्षमता का परिचय दे सकते हैं जिनमें सृजनात्मक और कल्पनात्मक शक्ति अधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अपूर्ण कहानी को पूर्ण करना, यानी कोई अधूरी कहानी हो उसको पूरी करने की आप कोशिश कर रहे हो, फिर उससे क्या है आपको कहानी लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो छात्रों में कल्पना शक्ति, यानी कि आप इमेजिन करके जो है स्टोरी लिख सकते हो, वो उसको जगाने के लिए ऐसी कहानी लिखने का भी अभ्यास करना चाहिए जो अपूर्ण हो, उसे पूरा करना है। इसके लिए आवश्यक है अपूर्ण कहानी को ध्यान से पढ़ाया जाए, फिर उसके क्रमों को समझाया जाए और उनमें परस्पर संबंध बनाते हुए सृजनात्मक कल्पना के सहारे अधूरी कहानी को पूरा करने का अभ्यास करा जाए। यानी आप एक कोई अधूरी स्टोरी हो उसको ले लें और उसके बाद उसको पूरी करने की कोशिश करें। पहले जो अधूरी वो कहानी लिखी हुई आप उसको ध्यान से पढ़ें, उसके सारे स्टेप्स देख लें कि उसमें क्या क्या चीज़ें बता दी गई हैं, आपको आगे के कौन से स्टेप्स को अब आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि चित्रों की सहायता से कहानी लिखना। अब चित्रों के आधार पर कैसे कहानी लिखना है। चित्र भाव या विचार को जगाते हैं। जो चित्र होते हैं उसको देखकर आप कुछ ना कुछ स्टोरी समझ जाते हैं, तो वो आपके भावों को जो है जगाते हैं और विचारों को भी जगाते हैं। इससे हमारी जो कल्पना शक्ति है वो जगती है। छात्रों में भाव और कल्पना शक्ति को जगाने के लिए दी गए चित्रों की सहायता से पूरी कहानी तैयार करने का अभ्यास कराया जाना चाहिए। तो इस तरीके से आप एक अच्छी कहानी लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले आप जो नियम है, विधि है, उसको अच्छे से समझ लें। अगर आप पॉइंट पॉइंट चेक कर करके कहानी लिखेंगे तो वो सिर्फ एक कहानी लिखी जाएगी, वो नेचुरल एक कहानी बनकर नहीं निकलेगी। अगर आप पॉइंट पे ध्यान देते हुए स्टोरी लिख रहे होंगे तो आप अच्छे से, जब तक आपके दिमाग में वो पॉइंट्स बैठ ना जाए तब तक एक कहानी लिखने की कोशिश ना करें। बाकी चित्रों के आधार पर और अधूरी कहानियों को लेकर आप उनको पूरा करें, इससे प्रैक्टिस होगी आपकी सिर्फ। प्रश्न नंबर 7, कहानी में पात्रों तथा चरित्रों का क्या महत्व होता है। तो कहानी में जो पात्र होते हैं और चरित्र होते हैं, यानी कैरेक्टर्स जो होते हैं, उसके बहुत महत्व होते हैं, जो इस प्रकार है। पात्र जो है कहानी के मूल आधार होते हैं, यानी कि वो बेसिक ज़रूरत होते हैं एक कहानी की, उसमें पात्र होना जरूरी है। दूसरा, पात्र जो कहानी है को गतिशीलता प्रदान करते हैं, यानी कहानी को आगे बढ़ाने में मददगार होते हैं। तीसरा, कि पात्र कहानी का उद्देश्य स्पष्ट करते हैं, पात्रों के माध्यम से हम किसी कहानी का क्या उद्देश्य है वो स्पष्ट कर पाते हैं। चौथा, कि पात्र जो है वो पाठकों को संदेश देते हैं। पांचवा ये कि पात्र जो कहानी है को समापन की ओर ले जाते हैं, यानी कहानी को जब आगे बढ़ाते हैं तो कहानी के समापन में भी वो सहायता करते हैं। इसी तरीके से आप इस पाठ से संबंधित जो आगे के प्रश्न है वो अगले भाग में हम करेंगे। अगले भाग के प्रश्नों को देखने के लिए, समझने के लिए, उस वीडियो को देखने के लिए चैनल के साथ यूं ही बने रहें। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे जरूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उसके साथ मिलेंगे। थैंक यू।